मतदान है, यही वजह है कि सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत बड़ौत में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। वो 12:30 बजे बागपत जिला अस्पताल पहुंचेंगे और कोरोना के संबंध में हालात का जायजा लेंगे, जिसके बाद वो बागपत में ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो छपरौली में मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4 बजे वो मुरादनगर जाएंगे और वहां भी प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम योगी ने बागपत दौरे से पहले ट्वीट किया और लिखा कि पूरा महादेव के आशीर्वाद से अभिसिंचित गुफा वाले बाबा की पुण्य धारा और क्रांति की उद्घोषक भूमि जनपद बागपत में आज पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहां की जनता जनार्दन की प्रेम और विश्वास हमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए ऊर्जा देता है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का, जो इस वक्त बागपत से ही हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्योंकि अब 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, जाहिर सी बात है सभी पार्टियां जोड़तोड़ की कोशिश कर रही हैं। बागपत में अभी आपको क्या चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं वहां पर? रवि, अगर बागपत जिले की बात करें तो बागपत में 3 विधानसभा के सीटें हैं और पिछली बार तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। आरएलडी का प्रभाव क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह का ये इलाका रहा है, यहाँ प्रभाव क्षेत्र जरूर है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है। 10 फरवरी को मतदान है पहले चरण का और अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से छोटी छोटी रैलियों का आयोजन प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तौर पे किया जा रहा है। समीकरण की बात करें, देखिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी के आने से एक बात तो तय है कि आमने सामने का मुकाबला हो गया है। दूसरी पार्टियां जो मौजूद है, बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनके मुकाबले ये माना जा रहा है लोगों में कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी और आरएलडी गठबंधन के बीच है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कोई भी जाट समुदाय का लोग या पिछली बार जो जिन लोगों ने वोट दिया था, चाहे किसान समुदाय की बात करें या व्यापारी वर्ग की बात करें, कोई भी छिटके न। और यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि समीकरण को और मजबूत किया जाए। कुछ वोट अगर गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन से अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो उसको भी इंटीग्रेट किया जाए, यानी उसको मजबूत करने की कोशिश क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो किसानों की भूमि कहा जाता है, तो कृषि कानून और किसान, जल्दी से मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, क्या ये मुद्दे हैं बागपत में, मुजफ्फरनगर में इस बार चुनावों में? देखिए मुद्दे तो है, लेकिन इन मुद्दों पे वोटर कितना वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी या आरएलडी गठबंधन को, ये अभी मतदाता खुल के नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, लेकिन कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है, दूसरे मुद्दे भी मौजूद है तमाम लोगों के लिए। सरकार की उपलब्धियां भी एक मसला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात करें तो वो लोग जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जा रहे, बेरोजगारी की, किसानों की समस्या की, इन तमाम मुद्दों पे वो वोट मांग रहे हैं। मतदाता खुल के अभी नहीं बोल रहा है, उसके लिए तो आपको मतदान की तारीख का इंतजार बिल्कुल इसके लिए मतदान का इंतजार करना होगा। और नतीजे जो है नीरज 10 मार्च को आएंगे तभी, क्योंकि इस बार जो चुनाव प्रचार हो रहा है बड़े साइलेंस तरीके से हो रहा था। पहले रैलियां होती थी, रोड शो होती थी, उससे अंदाजा लग जाता था कि किस पार्टी की लहर बन रही है। इस बार इस तरह का कोई माहौल नहीं है, तो वोटर काफी साइलेंटर है। नतीजे क्या आएंगे देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, इटावा और औरैया के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 9:40 पर बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद वो भोजनीपुर विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद वो करीब 2:20 पर इटावा क्लब में संगठन कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। दोपहर 1:25 पर वो प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा इटावा विधानसभा में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद वो औरैया विधानसभा पहुंचेंगे और करीब 3 बजे के बाद वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज
मेरठ में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। वो दोपहर 12 बजे लाल कुर्ती मेरठ में प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक करेंगी, जिसके बाद वो रजमन बाजार पहुंचकर घर घर जनसंपर्क करेंगी। 3 बजे वो मंगलम सत्संग मंडप मेरठ में दक्षिण विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक करेंगी और घर घर जनसंपर्क करेंगी। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन तुर ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया कि सिद्धू ने उनके पिता के घर पर कब्जा कर लिया है। पैसे के लिए मेरी मां को लावारिस कर दिया। मेरी मां की मौत रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में हुई थी। कहा कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है। आरोप लगाया गया कि 1987 में एक लेख आया था जिसमें सिद्धू ने झूठ बोला था। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पिता की दो शादियां हुई थी। पहली पत्नी से 2 बेटियां थी। जद कि ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? पैसे पीछे, पैसे पीछे। 87 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, 87 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ कोई लिंक नहीं है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की